सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज जो हम कर रहे हैं ये पिछले 2 बार हो चुका है, तो इसीलिए डेट आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा मार्च 25 का। तो मार्च 25 को पहली बार हुआ था, फिर मई में एक बार हुआ था और दोनों का लिंक हमने भेजा था। तो इसलिए आज अप टू स्लाइड 5 हम जल्दी से निकल जाएंगे, फिर स्लाइड 6 पे फोकस करेंगे। इफेक्टिवली इसका कहने का मतलब है कि जो लोग आईटी में बीटेक या बीएड नहीं करते हैं, बीएससी नहीं करते हैं, उनके लिए आईटी सेक्टर में कौन कौन से नौकरियां उपलब्ध हैं, ये टॉपिक है। जो बीटेक किए उनके लिए तो सभी नौकरी उपलब्ध है, जो बीटेक एमटेक नहीं है कंप्यूटर साइंस से वो क्या कर सकते हैं, वो मेन टॉपिक है। और यहाँ पे अभी ऑडियंस में आप देख रहे हैं अखिल जी को और मेरे को, हम 2 कंप्यूटर लाइन के प्रोफेशनल हैं, इसलिए अखिल जी भी जोड़ेंगे, हम भी जोड़ेंगे, और कोई अगर ज्वाइन करता है तो वो भी जोड़ सकता है, या आपका जो भी प्रश्न हो उसका हम जवाब दे सकते हैं। वानप्रस्थ हर एक शनिवार को ठीक इंडिया के 7 बजे ये कार्यक्रम करता है, इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और जनरली हम कोशिश करते हैं कि ये कार्यक्रम हिंदी में हो। तो आईटी सेक्टर क्या है ये सब हम कवर कर चुके हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो आईटी सेक्टर में प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे हो गया आपका गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोबी हो गया, ये सब प्रोडक्ट बनाती हैं। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो सर्विसेज देती हैं, जैसे इन्फोसिस है, एसेंच्योर है, ये सब सर्विसेज देती हैं। ये सबको हम आईटी कंपनी कहते हैं। लेकिन आज के दिन में ऐसा कोई कंपनी शायद ही है जहां आईटी यूज नहीं होता। आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता। बहुत सारी कंपनियां जो आईटी में नहीं हैं लेकिन बहुत ज्यादा आईटी यूज करती हैं। जैसे आज के दिन में जितनी ट्रेडिंग कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करती हैं, जितने बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फार्मास्यूटिकल, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, उसके बिना उनका काम नहीं चल सकता। तो टेक जॉब किसको कहते हैं और नॉन टेक जॉब? आईटी के दृष्टिकोण से टेक जॉब हम उसको कहते हैं जहां आपको कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज्यादा होना जरूरी है, फंडामेंटल नॉलेज होना जरूरी है, उसको हम टेक कह रहे हैं आज के लिए। केवल वो कोई हार्ड डेफिनेशन नहीं है। आज का प्रोग्राम आईटी पे ही है, तो आप थोड़े देर सुन सकते हैं अगर आपको सुनना है तो। थैंक यू। अच्छा, और नॉन टेक जॉब उसको कहते हैं जो हर एक कंपनी में होता है, जैसे मैनेजमेंट का, सैलरी का, एचआर का, वो सब होता है। हम स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि मेरा मेन फोकस स्लाइड 6 है। किसी भी कंपनी में कॉमन जॉब बहुत सारे होते हैं, जैसा एग्जांपल मैंने दिया मैनेजमेंट का, एचआर का, डिसिप्लिन का, ये सब कहानी कॉमन जॉब हर एक कंपनी में होता है। वो आईटी कंपनी में भी होता है। मार्केटिंग का, सेल्स का, फाइनेंस का, ये जॉब हर एक कंपनी में होता है, आईटी में भी होता है। उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं आज। ये सब कहानी हम आगे चलते हैं क्योंकि मेन फोकस हमारा है स्लाइड 6। हमने पिछले 2 वेबिनार में ये 8 जॉब के बारे में डिटेल में बात किए थे, और आज हम 9 to 16 के बारे में बात करेंगे, और अगर समय मिला तो फिर हम क्वेश्चन आंसर में इसको भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में 1 से 16 तक रहेगा, लेकिन पहले मैं 9 to 16 कंप्लीट कर देता हूं। तो 9th जॉब का नाम है डिलीवरी मैनेजर। इसका मतलब है कि कोई आईटी कंपनी, मान लीजिए इन्फोसिस या टीसीएस ने किसी कंपनी का कहा कि भाई आपका ये वाला काम हम लोग करेंगे। जैसे कि पेरोल, एक बड़ी कंपनी है कोई, मान लीजिए एयरटेल है, उसका पेरोल टीसीएस कहता है मैं कर दूंगा।
या एसबीआई है, उसको इन्फोसिस कहता है आपके पूरे कस्टमर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के लिए मैं आपको सर्विस दूंगा, और वो लोग ओनो प्रोडक्ट बना करके एसबीआई, पूरे एसबीआई के सभी ब्रांचेस में डिप्लॉय करते हैं। या आधार कार्ड, भारत सरकार कहती है भाई आधार कार्ड मैनेज करो, तो एक कंपनी आती है कहती है पूरा आधार कार्ड मैं मैनेज करूंगा। तो ये हो जाता है कि एक क्लाइंट हो गया जैसे एसबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो क्लाइंट हो गया, और टीसीएस या इन्फोसिस ये वेंडर हो गया। तो वेंडर जो है टीसीएस या इन्फोसिस एक बंदे को नॉमिनेट करता है कि आप इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे, तो वो बंदा को हम डिलीवरी मैनेजर बोलते हैं कि वो छोटा सा प्रोजेक्ट है या बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका इंचार्ज है जो टीसीएस या वेंडर के थ्रू इन्फोसिस को रिप्रेजेंट करता है कस्टमर के दुनिया में। एसबीआई हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया उदाहरण के लिए, और उसके रिक्वायरमेंट को अपने टीम्स को सबको ले करके उनको, एक सेकंड, इंश्योर करता है कि कस्टमर को वो सब जो भी चाहिए वो डिलीवर हो पाता है टाइम पे, विद इन बजट। मान लीजिए उसके लिए चाहिए कोई एक्सपर्ट जो नेटवर्किंग कर सके, तो डिलीवरी मैनेजर का काम है कि अपने कंपनी में जाकर के नेटवर्किंग एक्सपर्ट को उस प्रोजेक्ट पे लाए। डिलीवरी मैनेजर बनने के लिए आपको आईटी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, आपको एमबीए की जरूरत ज्यादा होगी कंपेयर टू आईटी। अदरवाइज आप कोई भी ग्रेजुएट हैं, आपको अगर अपने कंपनी के बारे में नॉलेज है कि कौन टीम क्या करता है, कैसे वो काम करता है, प्राइसिंग कैसे है, तो आप डिलीवरी मैनेजर बन सकते हैं। अभी डिलीवरी मैनेजर के ऊपर किसी का कोई प्रश्न हो या अखिल जी आपको जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। मैं ये ऐड करूंगा इसमें कि इन जनरल प्रैक्टिकली डिलीवरी मैनेजर को थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में, जो भी काम हो रहा है, जो एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है या जो भी डिलीवरी इन प्रोग्रेस है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और अगर उसको टेक्निकल बैकग्राउंड है तो वो ऑलवेज बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसको बिना किसी डिपेंडेंसी के, बिना किसी से जाने पूछे उसको पता चल सकता है या वो इमेजिन कर सकता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या क्या चाहिए, इसमें जो भी काम कर रहा है उसमें जो भी डिलीवरी मुझे करनी है उसमें क्या क्या चाहिए, और उसको इंडिपेंडेंटली काम करने का ज्यादा चांसेस मिलता है और ज्यादा अच्छे से कर सकता है। तो मस्ट नहीं है कि उसको टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन अगर है तो वो ज्यादा बेटर कर सकता है और ज्यादा इंडिपेंडेंटली डिसीजन भी ले सकता है। हाँ, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वो हर एक रोल में अगर टेक्निकल बैकग्राउंड है तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं टीसीएस का सीनियर डायरेक्टर हूं और मैं किसी को जानता हूं जो उस डोमेन का, बैंकिंग का नॉलेज है जिसको, और मेरे को एक डिलीवरी मैनेजर जरूरत है, तो मैं उसको हायर कर सकता हूं। अगर वो बीटेक नहीं है तो भी, लेकिन वो बीएससी होना चाहिए, उसको बाकी स्किल होना चाहिए, मतलब कस्टमर फेसिंग, बोलने का ढंग, ये सब होना चाहिए। और एक सबसे बड़ा चीज होता है कि कोऑर्डिनेट करने का उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए। तो इंटर ह्यूमन जो भी इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं ये केसेस में। करेक्ट। तो डिलीवरी मैनेजर का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। बीटेक अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। और किसी आप में से किसी को, कुरमा स्कूल वाले हिमांशु जी, आप में से या रेखा, आंचल, आपको कोई प्रश्न है तो डिलीवरी मैनेजर के रोल के बारे में तो पूछ लेने, तो फिर मैं आगे चलूंगा। ओके। दूसरा रोल है प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर फिर ले दे करके वही है कि अगर आप बीटेक हैं तो अच्छा है, अगर कंप्यूटर जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी जानते हैं लेकिन प्रॉब्लम डोमेन को अच्छी तरह समझते हैं, उसकी बहुत जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सप्लाई चेन के लिए प्लानिंग मॉड्यूल का प्रोडक्ट ओनर है तो उसमें आपको सप्लाई चेन जानना जरूरी है। जिस बिजनेस का सप्लाई चेन आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। जैसे जो बहुत कुछ होता है, जैसे सेल्फ लाइफ क्या है, प्रोडक्ट कितना दिन चल सकता है, इन्वेंट्री कितना पहले हम ऑर्डर करें, ये सब का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। इंस्टेड ऑफ कि कंप्यूटर में सी लैंग्वेज कैसे काम करता है या डाटाबेस में टेबल कैसे बनता है, उसकी जरूरत कम है,
लेकिन सप्लाई चेन की और उस डोमेन की, जिसकी डोमेन का सप्लाई चेन आप मैनेज कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं रिलायंस रिटेल स्टोर के लिए, तो रिटेल बिजनेस कैसे होता है इसकी जानकारी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, बनिस्पत की जावा में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं या मोबाइल ऐप कैसे डेवलप करते हैं। जो वो नॉलेज जिसको है, इसी को हम जनरल टर्म में बोलते हैं डोमेन नॉलेज। अगर डोमेन नॉलेज आपको है और बहुत क्लियर है, तो आप एक अच्छे प्रोडक्ट ओनर हो सकते हैं कंपेयर टू प्योर आईटी वाला बंदा। तो जनरली प्रोडक्ट ओनर बिजनेस साइड में हायर होता है और वो आईटी आर्किटेक्ट से बात करके वो प्रोडक्ट बनवाता है। मान लीजिए एसबीआई का लोन एप्लीकेशन बनाना है, तो जिसको लोन के बारे में पूरा नॉलेज है कि क्रेडिट कैसे चेक करते हैं, उसका जो कोलेट्रल है उसको इवेलुएट कैसे करते हैं, किस इलाके में है, ये बंदा कैसा है, इसका सोशल नेटवर्क कैसा है, इसका टोटल एसेट वैल्यू क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब जिसको जानकारी होगा वो एक अच्छा लोन एप्लीकेशन बना पाएगा बनिस्पत की जिसको केवल कंप्यूटर का नॉलेज है। अगेन उस केस में भी कम्युनिकेशन स्किल, बंदे से बात करना, लोगों से नेगोशिएट करना, वो बिल्कुल कॉमन है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर वही क्वेश्चन है कि विकास जी भी ज्वाइन किए हुए, हिमांशु भी हैं, तो आप लोग को कुछ ऐड करना है, पूछना हेलो, है? नमस्कार सर। जी विकास जी। जी, मेरा प्रश्न था सर, मैं कुर्मा संस्कृति स्कूल से बोल रहा हूँ। जी जी अगर किसी जैसे अगर किसी को कुछ बेसिक नॉलेज है, तो क्या कुछ उसको अच्छा सा ट्रेनिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आईटी सेक्टर में, जिससे वो और भी वो उसमें ट्रेनिंग करके अच्छा जॉब के लिए ट्राई कर सके? विकास जी ये क्वेश्चन को होल्ड कीजिए आप, मैं पहले 16 तक खत्म कर लूं, फिर ये जनरल क्वेश्चन है, फिर आएंगे इस क्वेश्चन पे। ओके सर। अभी आप इस क्वेश्चन को रखिए, वो जनरल क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग हैं सबको उस क्वेश्चन की जरूरत है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो जनरल क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ओनर का क्वेश्चन नहीं है वो। अखिल जी कुछ ऐड करेंगे आप? ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा ठीक है। उसके बाद जो रोल है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट। आज के दिन में सोशल मीडिया जनरली यूज हो रहा है मार्केटिंग के लिए, इसलिए दोनों को जोड़ के हम देखते हैं। तो ये कौन से लोग होते हैं जो इसमें काफी इफेक्टिव हैं? तो ये वो लोग हैं, खास करके आज के देखते हैं आप, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये लोगों की वैल्यू बढ़ गई है और वो करते क्या है कि आपके कंपनी का, आपके प्रोडक्ट का प्रचार में मदद करते हैं। लेकिन किसको हम हायर करें, कैसे कंटेंट उसको हम दें, ये काम करता है जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, ये सब डिसाइड करता कि जो मार्केटिंग बजट है वो हमारे प्रिंट मीडिया में जाए या डिजिटल वर्ल्ड में जाए। डिजिटल वर्ल्ड में जाए तो कहाँ जाए, लिंक्डइन पे ज्यादा हम दें फोकस, फेसबुक पे फोकस करें या इंस्टाग्राम पे करें या ट्विच पे करें या यूट्यूब पे करें, हम कहाँ फोकस करें? तो वो काम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करता है, साथ में उसके लिए अप्रोप्रिएट कंटेंट बनाता है। अगर इंस्टाग्राम पे करना है तो आपका वीडियो 1 से 2 मिनट का हो तो भी चलेगा। अगर यूट्यूब पे है तो यूट्यूब 2 दृष्टिकोण से है कि एक तो है मार्केटिंग के लिए और दूसरा है एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन का जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा होगा, जो मार्केटिंग का वीडियो होगा थोड़ा छोटा होगा। तो ये सब काम 11 और 12 ये लोग करते हैं और कंपनी के वो एम्प्लॉय होते हैं। और ये लोग अगेन दे नीड नॉट बी ये लोग को जरूरी नहीं है कि बीटेक और एमटेक किए हुए हों, वो एमबीए किए हुए हों, मार्केटिंग का डिप्लोमा कोर्स किए हुए हों और उनको ज्ञान हो। तो इस दृष्टिकोण से ये नॉन बीटेक भी ये सब रोल कर सकते हैं। अगेन इस पे मैं पॉज करता हूं, अगर इस दोनों रोल के बारे में कोई प्रश्न है या कोई ऐड करना चाहता है तो आप कर सकते हैं।
नहीं, तो फिर आगे चलते हैं। ग्राफिक डिजाइनर उसी लाइन में आता है, हमने अलग से वेबिनार भी किया था ग्राफिक डिजाइनर का। जैसे आपका लोगो बनाना है, ब्रांडिंग बनाना है, आपको छोटा छोटा वीडियो बनाना है, तो वो सब ग्राफिक डिजाइनर और या वीडियो मेकर वो काम करते हैं। अगेन, ग्राफिक डिजाइनर जानने के लिए आपको बीटेक की जरूरत नहीं है, आपको उस टूल का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको फ्लैश आता हो, एडोबी आता है, कन्वा आता है, तो यू कैन डू ऑल दिस वर्क। तो ये सब आप अच्छी तरह कर सकते हैं। इसके लिए आप बीटेक होना जरूरी नहीं है, 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 11वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में पढ़ रहे हैं, आप ये सब सीख सकते हैं। और सब कुछ इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, वो आप सीख सकते हैं। किसी कोई बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी, उसके साथ ज्वाइन करके कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। और आज के दिन में तो एआई जनरेटेड चीजें भी आ रही है, तो वो भी आप सीख सकते हैं। तो ये तीनों 11, 12 और 13 काइंड ऑफ सब डिजिटल मीडिया वाला चीज है। और उस दृष्टिकोण से एक्सपर्ट लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर के या फ्रीलांसिंग भी करते हैं। और एक वेबिनार होगा या हो गया होगा जिसमें फ्रीलांसिंग वेबसाइट वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। जैसे फाइवर है, वो मार्केट प्लेस है, ओपन डेस्क है, ये सब जगह जाकर के आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो मैं पॉज करता हूं। 11, 12 और 13 पे कोई प्रश्न है या कोई ऐड करना चाहता है तो आप ऐड कर सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा कि जो ग्राफिक डिजाइनर है वो थोड़ा सा अलग है 11 और 12 दोनों से, क्योंकि 11 और 12 दोनों डिजिटल वर्ल्ड में ही है। पूरा सोशल मीडिया हो, डिजिटल हो, उसमें रहे। लेकिन ग्राफिक डिजाइनर प्रिंट मीडिया में भी यूज होते हैं। और उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है कि आपको क्रिएटिविटी होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग। आपका जो भी एक नॉलेज है डोमेन के बारे में वो तो हेल्प करेगा ही, बट उसके ऊपर से कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो। कोई भी एक डिजाइन आप क्रिएट कर रहे हो, एक सिंपल एक सपोज आप एक पोस्टर बना रहे हो जिसमें आपको ऐड करना है या एडवर्टाइज करना है अपने, आप जो कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका, तो उसके लिए जितना क्रिएटिव आप हो सकते हो उसके लिए वो उतना बेटर है। जी, और जैसे कि फैशन डिजाइनर है, उसको आईटी होना जरूरी, उसको फैशन के बारे में मालूम होना चाहिए। थैंक यू अखिलेश जी। और किसी कोई प्रश्न इस टॉपिक पे? नहीं, तो फिर आगे चलते हैं। 2 ही बच गया है, उसके बाद ओपन करेंगे। 3 बचा हुआ है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये तो आपको हर एक कंपनी में चाहिए। प्रॉफिट लॉस, प्राइसिंग, डिस्काउंट, ये सब करने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत होती है। शेयर करना, बाय बैक करना, ये सब फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो जनरल चीज है, ये सब जगह इसकी जरूरत पड़ती है। ये कोई आईटी कंपनी का स्पेशल चीज नहीं है। उसके बाद आता है कंटेंट राइटर। ये अगेन सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी और जो ब्लॉगिंग है वो सब एरिया में कंटेंट राइटर। अगेन कंटेंट राइटर को बिजनेस के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज उसकी अच्छी होनी चाहिए और ऑडियंस के हिसाब से वो कंटेंट लिख सके। आज के दिन में एक बिजनेस ये बन गया कंटेंट राइटर, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल दुकानें जो हैं वो भी कंटेंट राइटर खोजते रहती हैं। तो अगेन इस नंबर 15 के लिए भी बीटेक होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक आईटी कंपनी को कंटेंट राइटर, जैसे टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, यूजर मैनुअल है, ये सब भी लिखना पड़ता है और उसके लिए कंटेंट राइटर की जरूरत होती है। या लीगल का प्राइवेसी डॉक्यूमेंट है, ये सब होता है, तो उसके लिए कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है। और लास्टली कस्टमर रिलेशनशिप, ये अगेन सब जगह जरूरत पड़ती है, हर एक बिजनेस में। आईटी इज नो एक्सेप्शन, उसमें भी कस्टमर रिलेशनशिप की जरूरत होती है। उसका कस्टमर रिलेशनशिप में बहुत कुछ आता है, पहले भी हमने कहा था, मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर सपोर्ट, ये सब उस एरिया में आता है। अगेन इसके लिए आपको बीटेक होना या एमटेक होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए और जो सॉफ्ट स्किल है उसकी जरूरत होती है। तो पहले हमने 1 से 8 का 2 बार किया था और आज 9 से 16 का बहुत ब्रीफली किया हूं जानबूझ करके, ताकि क्वेश्चन आंसर में हम इसका जवाब दे सकें जो भी है। तो विकास ये तो है नहीं, तो शायद उसमें होंगे अभी, कुर्मा संस्कृति स्कूल में शायद हों। पहले आंचल का प्रश्न ले लेते हैं। आंचल प्रश्न बोलो, पूछो। बोलो आंचल, मेरे को मालूम तुम टाइप की, लेकिन बोलो।
बोलो। सर इसमें योग्यता कितनी होनी चाहिए? इसमें डिपेंड करता है आप किस इसमें कौन से रोल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत चीज इसमें है, जैसे खास करके 11, 12, 13, 15 ये सब में योग्यता जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आज के दिन में जनरली कंपनी लिख देती है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं लिखती है कि आपको ग्रेजुएट किस सब्जेक्ट में होना चाहिए। चूंकि भारत में सभी लोग ग्रेजुएट हैं इसलिए ग्रेजुएट लिख देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अगर क्रिएटिव हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनर अच्छा हो सकते हैं, चाहे आप 9th फेल क्यों ना हो। लेकिन अगर मैं कंपनी हूं और मैं 9th फेल को हायर करूं और वो ठीक नहीं कर पाए काम, तो मेरी बदनामी होगी, जो हायरिंग मैनेजर है उसकी बदनामी होगी। इसलिए मैं लिख देता हूं कि ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं लिखता हूं कि आपको हिंदी में ग्रेजुएट होना चाहिए या अंग्रेजी में। तो इफेक्टिवली ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, लेकिन मेन फोकस है उस रोल में आप जो कर रहे हैं वो कर सकती हैं या नहीं। तो डिपेंडिंग ऑन किसकी बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बिजनेस एनालिस्ट है, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो आईटी में एक्सपर्ट हो, लेकिन उसको बिजनेस समझ में आना चाहिए। आपको कहा जाए लोन एप्लीकेशन के आप बिजनेस एनालिस्ट हैं और आपको पता ही नहीं है कि जो बंदा ऑफर कर रहा है कोलेटरल के रूप में, उसको इवेल्युएट हम कैसे करें। मान लीजिए आप बैंक लोन लेने जाते हैं 10 लाख रुपया, वो कहता है कोलेटरल दो, और आप कहते हैं मेरा ये जमीन है, वो ले लो कोलेटरल। तो ये बिजनेस एनालिस्ट आपको पता होना चाहिए कि जमीन का वैल्यू क्या है, और वो जमीन उसी के नाम पे या किसी और के नाम पे है, या उस जमीन पे पहले भी कर्जा ले रखा है या पहली बार आया है। तो ये सब इवेल्युएट करने का नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं लोन एप्लीकेशन का। उसी तरह ग्राफिक डिजाइनर बताया आपको फैशन डिजाइन करना है, लेकिन फैशन का कोई ज्ञान ही नहीं है, कलर का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो आप फैशन डिजाइनर नहीं बन सकती। लेकिन आप मास्टर हैं, एमएड पढ़े हुए हैं, लेकिन ये कलर का डिजाइन और फैशन का कोई कंसेप्ट नहीं, तो नहीं बन सकती। लेकिन आप 9th फेल हैं, लेकिन आपको वो सब का नॉलेज है, तो आप फैशन डिजाइनर बन सकती हैं। तो दो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, एक कि जब जॉब लेने जाती हैं आप, तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, क्योंकि सभी लोग का वो दिमाग में बैठा हो कि ग्रेजुएट लिख देता है रिक्वायरमेंट में, जॉब डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहती हैं तो आपको उस रोल के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मान लीजिए कि अभी वानप्रस्थ संस्था चल रही है, हम कहते हैं भाई हमको सोशल मीडिया पे वर्ड फैलाना है, और मान लीजिए कि आंचल कहती है ठीक है मैं कर दूंगी, और मैं देखा आपने ऐसा ऐसा काम किया, वानप्रस्थ का जो रिकॉर्डिंग है वो 1 मिलियन लोग देख रहे हैं। आप 9th फेल हो या एमएड हो, मेरे को क्या लेना देना। मेरे को है कि भाई आंचल सक्सेसफुल है ये काम करने में, मैं आंचल को हायर करूंगा। तो दोनों में जवाब दे रहा हूं कि ग्रेजुएट होना नौकरी के लिए जरूरी है, फ्रीलांसिंग के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, फ्रीलांसिंग के लिए आपको स्किल होना जरूरी है। अखिल जी या तिवारी जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, या ये विकास जी भी, आप भी टीचर हैं। आप सब म्यूट हैं, तो कुछ ऐड नहीं करना चाहेंगे तो हम आगे चलते हैं। नहीं अखिल जी बोलिए, आप ऐड कीजिए। ठीक है, अब बराबर है सब। वो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, विकास जी अब आप क्वेश्चन पूछिए। विकास जी आप म्यूट हो गए। यस सर। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी फर्स्ट क्लास आ रही है। मैं सर पूछ रहा था कि अगर कोई किसी चीज में, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो या फिर कंटेंट राइटिंग हो, ये सब में अगर कुछ बेसिक नॉलेज है किसी का, तो उसमें और थोड़ा इन्हांस करके कुछ ट्रेनिंग वगैरह अगर आईटी सेक्टर के ओर से अगर मिले, उसके बाद जॉब का अपॉर्चुनिटी और ज्यादा हो, तो ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज है क्या? इसका जवाब मैं दे देता हूं, फिर मैं बाकियों से रिक्वेस्ट करूंगा ऐड करने के लिए। देखिए आज के दिन में नॉलेज इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, किसी भी टॉपिक पे ट्रेनिंग फ्रीली अवेलेबल है, सक्सेस स्टोरी फ्रीली अवेलेबल है, बहुत सारे टूल हैं उसका चीजें नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है, और खास करके अभी तो एआई का डोमिनेशन बढ़ रहा है,
तो वो आपको बहुत हद तक जो लेबोरियस काम है वो भी कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कंटेंट राइटिंग है और आपको 200 शब्द का एक एसे लिखना है किसी चीज के ऊपर, आप चैट जीपीटी को कहिए भाई 200 शब्दों का इस टॉपिक पे ऐसे ऐसे करके लिखो, वो लिख देगा। उसको लेकर के आप रिव्यू करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। कंटेंट राइटिंग के लिए टूल क्या चाहिए भाई, मैं एडोबी यूज करूंगा, मैं वर्ड यूज करूंगा, वो सीखना है, उसके लिए भी मटेरियल अवेलेबल है। तो मेरा कहने का मतलब है कि नॉलेज के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको लगन होनी चाहिए और इंटरनेट पे खोजने की स्किल होनी चाहिए, नॉलेज मिल जाएगा। सर्टिफिकेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस लाइन में सर्टिफिकेशन देते हैं और उसमें यह देखना पड़ता है कि उसका कॉस्ट क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है। तो उस केस में ग्राफिक डिजाइनर का एडोबी भी कंडक्ट करता होगा, हम 100% श्योर हैं। ऑनलाइन बहुत सारे टूल हैं जो उसका ट्यूटोरियल बना हुआ है और वो अवेलेबल है। फिर उसके ऊपर आपको मालूम है कोर्सेरा, एडेक्स, ये सब भी कोर्स अलग अलग टॉपिक पे करवाते हैं। सोशल मीडिया है, उस पर फेसबुक भी अपन ट्रेनिंग देता है और गूगल भी ट्रेनिंग देता है और बहुत सारे लोग हैं जो भी वो भी ट्रेनिंग देते रहते हैं। लेकिन इसमें ले दे करके मेरे हिसाब से है कि आप किसी को चूज कीजिए, किसी एक एरिया या 2 एरिया को, और फिर फ्रीलांसिंग शुरू कीजिए। और फ्रीलांसिंग के दौरान आप अपने को अप स्किल भी करते रहिए और कस्टमर इंटरेक्शन जो होगा उससे जो लर्निंग होगी आपकी, वो इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, वो आपको व्यक्तिगत अनुभव से ही आप इंप्रूव करते रहिएगा। तो मैं फिर से समराइज कर देता हूं, नॉलेज की कमी नहीं है, वो इंटरनेट पे भरी पड़ी है। सर्टिफिकेशन के लिए बहुत सारे एजेंसी हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा, उनका प्राइसिंग पॉइंट और उनका रेपुटेशन, मार्केट में वैल्यू कितना है। और तीसरा, फ्रीलांसिंग से आप शुरू कीजिए और पर्सनल एक्सपीरियंस वहां से गेन कीजिए। इसके अलावा से कोई और ऐड करना चाहिए तो कर सकते हैं। शिव कुमार जी, एक मेरा विचार था, आपने बहुत अच्छी तरह उसको समराइज किया है। मेरे ख्याल से विकास जी ये भी पूछना चाहते थे, और है जो सही बात है वो ये है कि जब कंपनियां कंटेंट राइटर को या किसी को भी हायर करती हैं तो वो देखती हैं कि इनका ज्ञान कैसा है। तो ज्ञान तो कुछ अनुभव के आधार पर होता है, लेकिन शुरुआती के लिए चाहते हैं कि इस तरीके की सर्टिफिकेशन हो। तो एक चीज ये कही जा सकती है कि जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो जैसा शिव कुमार जी ने कहा कि बहुत सा नॉलेज अवेलेबल है बहुत सी जगहों पर, लेकिन ये आप ये भी खोजिए कि कौन से लोग उसके सर्टिफिकेशन देते हैं, और 2-3 नाम शिव कुमार जी ने बताया जो सर्टिफिकेशन देते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि थोड़ा ये फोकस कीजिए कि कौन कौन से लोग सर्टिफिकेशन देते हैं, उस सर्टिफिकेशन का करिकुलम क्या है, तो उसकी तैयारी कीजिए और सर्टिफिकेशन लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर सर्टिफिकेशन आपके पास रहेगा मेरे ख्याल से, तो आपको वो जॉब मिलने में आसानी होगी, जो नॉर्मल चीज है सब चीज के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो सर्टिफिकेशन उस जॉब के लिए फायदेमंद होगा। नहीं, ठीक है तिवारी जी, जरूरी है सर्टिफिकेट। जब भी आप जॉब बात करते हैं तो जॉब में हो जाता है कि ये मैं जनरल टॉपिक बात कर रहा हूँ, आईटी नहीं, किसी भी चीज में जॉब का मतलब है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो जो जॉब दे रही हैं, तो कंपनी का सीईओ तो नहीं आता है ना जॉब इंटरव्यू लेने के लिए। कंपनी का कोई मैनेजर को जिम्मेदार बनाया जाता है कि आप इस काम के लिए बाहर से 10 आदमी को हायर कीजिए। अब वो मैनेजर का कैरियर रिस्क पे है कि वो किस बंदों को हायर करे। मान लीजिए कि 2 बंदे हैं जो काफी अच्छा कंटेंट लिखते हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, और 2 दूसरे बंदे हैं जो उतना अच्छा तो नहीं लिखते हैं कंटेंट लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन है। तो एज ए मैनेजर आप किनको हायर कीजिएगा, क्योंकि आपका कैरियर भी लाइन पे है। अगर आप बिना सर्टिफिकेशन वाले को हायर कीजिए और वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपकी बदनामी होगी कि आपने बिना सर्टिफिकेशन के कैसे हायर कर लिया। तो उस दृष्टिकोण से भी सर्टिफिकेशन का बहुत जरूरत हो जाता है। और इसीलिए मैं पहले कह रहा था
कि जॉब के लिए आपका ज्ञान और एटीट्यूड एप्टीट्यूड ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन हायर होने के लिए डिग्री और सर्टिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि वो जो हायरिंग मैनेजर है उसके लिए सपोर्ट का काम करता है। तो इसीलिए सभी जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे सर्टिफिकेशन की जरूरत, डिग्री की जरूरत, ये इंसर्टेड रहता है उसी कारण से। जी, और लेकिन विकास जी आप टीचर हैं तो आप हम लोग से बात कर सकते हैं अलग से, स्पेसिफिक टॉपिक पे हम लोग खोजेंगे जो आपको कह सकता है ये सर्टिफिकेशन ज्यादा अच्छा है, तो उसके लिए मैं किसी और बंदे को कहूँ जो है वो गाइड कर पाएगा। हाँ चल बेटी। जी सर, मैं वही जानना चाहूंगा कि बहुत सारा ऐसा भी होता है ऑर्गेनाइजेशन जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, बट मे बी एमएनसी कंपनी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उस केस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, बिल्कुल सही बोले। जो जहां भी हायरिंग प्रोसेस आ गया वहां पे सर्टिफिकेशन डिग्री का बहुत वैल्यू है। जहां केवल काम करने की बात है वहां आपके नॉलेज एप्टीट्यूड आपका वर्क एथिक्स उसकी वैल्यू है। तो अगर आपको जॉब करना है तो डेफिनेटली सर्टिफिकेशन डिग्री का बहुत वैल्यू है, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको वो कारण है। मैं कोशिश करूंगा, आप हमसे बात कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस बंदे को बात करने का जो सर्टिफिकेशन किया है और उसका वैल्यू हुआ या नहीं हुआ। जैसे कोर्सेरा का सर्टिफिकेशन का वैल्यू है, उसी तरह बहुत सारे कॉलेजेस अलग अलग टॉपिक पे सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। वो कंटेंट ऑनलाइन दे दिए हैं, आप उसको अगर केवल पढ़ना है तो पढ़िए, कोई पैसा खर्च नहीं है, लेकिन अगर उनका सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो उनका पूरा प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा। मतलब वो होमवर्क भी देंगे, होमवर्क को चेक भी करेंगे, एग्जाम भी ले लेंगे और फिर सर्टिफिकेट देंगे। तो उसमें और कैंपस में रह करके में खर्चा बहुत कम हो जाता है और वो ज्यादा लोगों को सर्टिफाई कर सकते हैं। ये आज के दिन में अच्छे अच्छे कॉलेज भी कर रहे हैं, आईआईटीज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, सब ये काम कर रहा है। तो अगर आपको कौन सा सर्टिफिकेशन का वैल्यू कौन देता है नहीं देता है ये करना, तो फिर हम अपने लोगों से बात करके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ चल चल अगर आप थोड़ा सा होल्ड करो, मैं एक और इसमें ऐड करूंगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है, ये एक तरह से जो भी हायरिंग मैनेजर है या जो लोग भी आपको जॉब दे रहे हैं उनके पास एक तरह से एक एश्योरेंस हो जाता है कि आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है, मतलब आपके पास नॉलेज है, इतना एक वो लोग मान के लेके चलेंगे। वो आपने कहाँ से सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, एक एग्जांपल कि हाँ आपने पटना यूनिवर्सिटी से कुछ सर्टिफिकेट कोर्स किया वर्सेस आपने जेएनयू से एक सर्टिफिकेट, सेम सर्टिफिकेशन कोर्स आपने जेएनयू से किया। हो सकता है हायरिंग मैनेजर जो है उसको लगे कि अरे ये जो जेएनयू से किया है उसका जेएनयू का रेपुटेशन ज्यादा अच्छा है, वहां से इसको ज्यादा नॉलेज होगा। हो सकता है हायरिंग मैनेजर को ये थॉट हो, तो वो केस में वो प्रेफर करेगा कि हाँ जेएनयू वाले को ले लो। हो सकता है एक तीसरा आदमी हो जो रिक्रूट कर रहा है और उसको लगे कि अरे ये दोनों जगह बकवास है, मुझे इसका सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, तो हो सकता है वो आपके वैल्यू को, सर्टिफिकेट को कोई वैल्यू भी नहीं दे। फिर भी आपके पास नॉलेज है, कंपनी ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी, किसी में तो आपको जरूर उसका वैल्यू होगा और वो जरूर आपको वो लोग हायर करेंगे। लेकिन है एक तरह से एक एश्योरेंस हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस आता है जो रिक्रूट कर रहा है, जो जॉब दे रहा है उसको, कि इसने सर्टिफिकेशन किया हुआ है, मतलब ये बंदे को नॉलेज है। तो एक उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एक अच्छा बिल्ड होता है। ठीक है विकास जी, और कुछ? दूसरा चीज है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि किस सर्टिफिकेशन में, किस टॉपिक पे किस सर्टिफिकेशन का कितना वैल्यू है, ये हमको नॉलेज नहीं है। ये तो आपको इंडस्ट्री से ही नॉलेज मिल सकता है। तो हम लोग दूसरे लोगों को पूछेंगे, आप अगर बताएं कि कौन सा टॉपिक पे किस सर्टिफिकेशन एजेंसी को खोजना है तो हमें आसानी हो जाएगी। हाँ चल पूछो आप। यस सर। सर डाटा साइंटिस्ट में जॉब पाने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, अखिल जी बताइए।
सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि डेटा साइंटिस्ट की आप बात कर रहे हो तो डेटा होता क्या है। सबसे पहले तो जो कुछ भी आपको उसका एक बेसिक नॉलेज चाहिए। उसके ऊपर से जब आप साइंटिस्ट की बात कर रहे हो तो उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। एक सिंपल अगर आप मैं आपसे पूछूं कि एक वो केमिस्ट्री का साइंटिस्ट है तो आप क्या इमेजिन करोगे उसके लिए, केमिस्ट्री के बारे में उसके पास कितना नॉलेज होगा, क्या डिग्री होगी, क्या क्या एक्सपीरियंस होगा, उतना तो आप सोच सकते हो। तो डेटा को यस सर। सिमिलर वे में आप डेटा को कंसीडर करो कि जो कुछ भी हम अभी जो बात कर रहे हैं वो भी एक डेटा है, जो आप एक मैसेज टाइप कर रहे हो वो भी एक डेटा है। कोई आप गए एक बैंक में अकाउंट खोलने के लिए तो आप जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे डाल रहे हैं वो भी एक डेटा है। तो एक सिंपल एग्जांपल चलो मान के लेके चलते हैं कि आप बैंक में अकाउंट खोलने जा रहे हो, आपने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पे फॉर्म पे भरा कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा आधार कार्ड ये है, जो कुछ भी डिटेल्स आप डाल रहे हो। साइंटिस्ट का काम ये होता है कि उसको ऑर्गेनाइज ढंग से रखे कि इस डेटा को मुझे कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको सिक्योर रखना है कि हाँ कोई आके रैंडमली कि हाँ आपने अकाउंट खोला और मैं जाके आपका सारा डिटेल्स पढ़ लिया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो डेटा को सबसे पहले कि कैसे कैप्चर करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको सिक्योर करना है और कैसे उसको ऑर्गेनाइज करके रखना है। कि ये नहीं कि हाँ मैंने बहुत सारा रिकॉर्ड, हमारे सारे जितने कस्टमर है बैंक के सबका रिकॉर्ड मैंने रख लिया एक जगह कहीं पे स्टोर कर लिया, लेकिन जब मुझे जरूरत है तो मुझे खोजने में 5 दिन लग रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसे उसको रिट्रीव करें, कैसे उसको निकाल के और मैं डिटेल यूज करूं उसका। तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ डेटा से रिलेटेड जितना भी काम हो सकता है, जैसे कि कैप्चर करना, कैप्चर करने के साथ क्या कैप्चर करना, क्या कैप्चर नहीं करना। जैसे कि सिंपल एक एक बैंकिंग एप्लीकेशन, बैंक के लिए मुझे अकाउंट फॉर्म के लिए चलना है और मैं उसमें पूछ रहा हूँ आपकी हॉबी क्या है। कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मैं हॉबी में सिंगिंग है या मेरा डांसिंग है या मैं मैराथन दौड़ता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा बैंक अकाउंट से उसको क्या लेना देना है। लेकिन हो सकता है दूसरा डेटा साइंटिस्ट हो वो सोचे कि अरे उसका अगर ये हॉबी भी हम कैप्चर कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम मान लो वो मैराथन रनर है और उसको कहीं पे रन करना है तो मैं उसको फाइनेंस कर सकता हूँ कि अरे तुम चलो तुम वहां पे दौड़ो, मेरा बैंक का एडवर्टीजमेंट भी होगा और मैं उसको वहां पे मेरा तुमको फाइनेंस भी करेंगे, तुमको पैसा भी देंगे दौड़ने के लिए जो भी खर्च चाहिए वो। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा साइंटिस्ट का काम ये होता है कि पूरा एनालाइज करके रखे कि कौन सा डेटा कैप्चर करना है, स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, कि कैसे उसको ऑर्गेनाइज करके रखना है और कैसे उसको सिक्योर भी करना है, ये सब कुछ। और फिर मान लो अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 5 साल के बाद वो डेटा नहीं चाहिए मेरे सिस्टम में, तो उसको कैसे वो डेटा को डिस्ट्रॉय भी करना है। तो वो सब कुछ, ये सारा काम जो है वो डेटा साइंटिस्ट को करना रहता है। और उसका एक और टॉपिक है, एक और है कि एनालाइज करने का, जो कि एक बहुत ही जरूरी है। बैंक एप्लीकेशन के केस में उतना जरूरी नहीं होगा, लेकिन आप मान लो एक जैसे व्हाट्सएप का आप डेटा साइंटिस्ट हो, व्हाट्सएप जैसा कुछ बना रहे हो, तो उसमें एनालिस्ट डेटा एनालिस्ट एनालाइज करने का कि कौन सा आदमी कौन से टाइप का डेटा कंटिन्यू यूज कर रहा है, कितने लोगों ने, कौन सा आदमी है जिसने कि अपना मैक्सिमम टाइम ये एक स्पेसिफिक स्माइली यूज किया है या विंक वाला स्माइली सपोज यूज किया है, तो वो आदमी को एक अलग ढंग से टारगेट कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है तो कौन सा आदमी सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। जैसे कि अगर उसने विंक किया है बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब हो सकता है उसका एटीट्यूड एक अलग हो, उसको अगर ये प्रोडक्ट आप बेचना चाहेंगे तो बहुत आसानी से बिकेगा। तो ये सब कुछ काम जो है वो डेटा एनालिसिस कितना इजीली कर सकते हैं वो भी एक डेटा साइंटिस्ट का काम होता है कि कैसे डेटा को हम ऑर्गेनाइज करें कि जब भी मुझे एनालाइज करना हो तो बहुत आसानी से उसको एनालाइज करके और एक स्पेसिफिक चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट बेस ये हो जाता है कि सबसे पहले तो समझना कि जब आप डेटा बोल रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो, क्या आपका जो यूनिवर्स है, जो आपका डोमेन है, कहाँ से कहाँ तक है, कितना चीज उसमें इंक्लूडेड है और कैसे फिर बाकी सब जो है वो कॉमन हो जाता है। जब एक बार बिजनेस स्पेसिफिक आपको मालूम हो गया कि डेटा मेरे लिए क्या है, उसके बाद से बाकी क्या करना है वो डेटा के साथ में वो सब कुछ कॉमन होता है, चाहे वो बैंक का हो, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे आपका उसे आधार कार्ड का एप्लीकेशन हो, कहीं भी हो, वो सब फिर एक कॉमन हो जाता है। लेकिन बेसिक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो समझना कि आपके लिए डेटा क्या है। और ऑफ कोर्स ये जो भी आप अभी एक बार जब काम करना शुरू करोगे आप उसको एक नॉलेज चाहिए उसके लिए, और ऑफ कोर्स हायरिंग होने के लिए सबसे पहले जैसे शिव कुमार जी ने बताया एक डिग्री चाहिए।
तो जितना इन डेप्थ आप एनालाइज कर सकते हैं, वो जितना इन डेप्थ आप उसके बारे में सोच सकते हैं, उतना बेटर है। शिव कुमार जी कुछ ऐड करेंगे आप? हाँ, मैं एक उदाहरण केवल दूंगा। दूसरा चीज है इसमें कि डाटा साइंस जनरली फ्रीलांसिंग बिजनेस बहुत कम हो पाएगा, होता ही नहीं, होता नहीं। जैसे आप सब बिहार से हो, प्रशांत किशोर का क्या बिजनेस है? आप जानते हो प्रशांत किशोर, नाम सुने हो आप लोग ने? ओ, नहीं सुने हो? ओ, प्रशांत किशोर 2014 के इलेक्शन में अमित शाह के साथ यूपी में इलेक्शन मैनेज किया और यूपी में बीजेपी को बहुत सारे एमपी का सीट आया। उसके बाद प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को सपोर्ट किया और नीतीश कुमार का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 2021 या 22 जब भी बंगाल का इलेक्शन हुआ तो प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ था, और अभी प्रशांत किशोर बिहार में हर एक गांव कस्बा में घूम रहा है। तो प्रशांत किशोर इलेक्शन डाटा, मतलब कैंडिडेट का लिस्ट लेकर के और वोटर का आईडी लेकर के और पुराना डाटा रिसर्च करके वो बताता है आप किस तरह का मैसेज कहां दीजिए तो आपको ज्यादा वोट मिलेगा। उसकी अपनी कंपनी है और वो कभी बीजेपी, कभी नीतीश, कभी ममता, ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उनको गाइड करता है। लेकिन एज ए डाटा साइंटिस्ट उतना फ्रीलांसिंग बिजनेस बहुत कम होता है। डाटा साइंटिस्ट जनरली कंपनियों में हायर होते हैं, इसलिए आपको जो भी अखिल जी ने बताया वो सब होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। एक उदाहरण के साथ मैं इसको बंद करूंगा। जॉनसन जॉनसन में मैं काम करता था और वहां पे आईबीएम का और बाद में टीसीएस का एक प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया डाटा साइंस के दृष्टिकोण से, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से। वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज 25 साल का व्यक्ति, उसका अगर ब्लड रिपोर्ट ऐसा है तो जब वो 45 साल या 50 साल का होगा तो उसको ये बीमारी शायद हो। इसलिए उसको अभी खाने पीने पे और एक्सरसाइज पे और इस पे ध्यान देना चाहिए। ये प्योर डाटा साइंस का रिजल्ट है। उनके पास बहुत सारे डाटा हैं जिनका 20 साल 15 साल उम्र से लेकर के 60 65 80 साल तक का उनका सब लैब रिपोर्ट और मेडिकल हिस्ट्री है उनके पास। उसको यूज करते हुए वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं और आपको डॉक्टर ने कहा भाई ब्लड वर्क कराओ और ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, और उसका रिजल्ट जब गया तो अपने डाटा के आधार पे बता सकते हैं कि अगले 20 साल में आपके साथ, 25 साल में आपके साथ क्या क्या होने वाला है और उससे कैसे बचा जाए। वो भी डाटा साइंस का काम है। वो एक केवल उदाहरण दे रहा हूं। और आपको जो मैंने लिखा सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, बिना डाटा साइंस ज्ञान के उसको पता नहीं चलेगा मैं क्या काम करूं। लेकिन वो डाटा साइंटिस्ट नहीं है, उसको कोई और गाइड करेगा, भाई यहाँ पे कम उम्र के बच्चे हैं तो उसके लिए अलग वीडियो बनाओ, यहाँ ज्यादा उम्र के हैं या यहाँ इस इलाके के हैं, इस नॉलेज वाले हैं, या व्हाट्सएप पे ऐसे ये बिहेव करते हैं तो अलग अलग बनाओ। आप देखते हो व्हाट्सएप पे जब आप रिप्लाई करते हो तो बहुत कुछ शब्द अपने आप वो प्रॉम्प्ट करते रहता है। यूट्यूब पे जाते हो, आप जिस तरह का यूट्यूब देखते हो वही वो भेजते रहता है। तो पीछे में सब डाटा साइंटिस्ट बैठ करके एल्गोरिदम लगा करके उन्होंने प्रोग्राम बना दिया है। तो डाटा साइंस के बारे में और कुछ बात करना है आंचल, या सफिशिएंट है? सर, डाटा साइंस बनने के लिए हमें कौन से कोर्स मतलब करने पड़ेंगे? पहले तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। डाटा साइंस का अलग से कोर्स आजकल आईआईटी मद्रास वगैरह करता है, जो मैंने एक बार वेबिनार भी लिया था, कहीं होगा अगर चैनल पे सर्च करोगे तो आईआईटी मद्रास ने दिया था डाटा साइंस के लिए 4 साल का कोर्स। इफेक्टिवली उसमें क्या होता है जो अखिल जी बताए वो होता है, साथ में मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स जितना पढ़े हो, स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, ये सब पढ़ी हो ना? यस सर। हाँ, वो सब की जरूरत पड़ती है। वही आपको मदद करता है डाटा मॉडल बनाने में। आप कल्पना करो कि जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं
वो कैसे फोरकास्ट करते हैं कि ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? कितना कॉम्प्लेक्स वो चीज है, वो कितना डाटा यूज करके वो करते होंगे। तो वो आदमी नहीं कर सकता, वो एक मॉडल बना देगा और कंप्यूटर वो काम करेगा। लेकिन वो मॉडल बनाने के लिए उसको पूरा कैलकुलस आना चाहिए और पूरा स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। तो डाटा साइंस जो कॉलेज पढ़ाएगा, वो जो अखिल जी बताए वो वाला हिस्सा पढ़ाएगा, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, रिट्रीव कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, ये सब, और साथ में मैथमेटिक्स पढ़ाएगा। या और मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे डेटा साइंस के लिए, बाकी नॉलेज के साथ में, और खास करके उसमें ऑफ कोर्स अलजेब्रा सब जगह फिट होता है। तो अलजेब्रा, कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स, ये 3 सबसे ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट होते हैं डेटा साइंटिस्ट के लिए, जब आप मैथ्स की बात कर रहे हो तो। ओके सर। लेकिन तुम गूगल पे सर्च करना आईआईटी मद्रास का कोर्स, उसको अगर नॉलेज के लिए चाहिए तो फ्री है, उसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना है। अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर पैसा देना है। लेकिन आईआईटी जो नहीं भी compete करेंगे वो भी वो कर सकते हैं। तो आज के जमाने में आईआईटी compete, एक जो जी का एग्जाम है वो compete करना जरूरी नहीं है नॉलेज लेने के लिए। और वो आईआईटी वाला तो मेरे को अच्छी तरह याद है, आईआईटी मद्रास वाला, कि आपको वो सर्टिफिकेट आईआईटी का तो मिलेगा ही, साथ में आपको आईआईटी एल्यूमिनाई में नाम भी आपका जुट जाएगा अगर आप सर्टिफिकेट लोगे तो। और यहाँ पे ये टॉपिक नहीं है आज, लेकिन फिर भी मैं 30 सेकंड में बोल देता हूँ। एल्यूमिनाई एसोसिएशन में बिलोंग करना एक बहुत बड़ा एसेट होता है, क्योंकि फ्यूचर में आप एल्यूमिनाई के कारण बेनिफिट पा सकते हो। अगर कोई सीईओ है आईआईटी मद्रास का और आप आईआईटी एल्यूमिनाई में बैठे हुए हो, उस ग्रुप में हो, तो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज है। इससे ज्यादा आज नहीं बोलेंगे एल्यूमिनाई के बारे में, क्योंकि टॉपिक नहीं है। तो और कोई प्रश्न है तो हम लोग बात कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आंचल बोलो। सर, मुझे एथिकल हैकिंग के बारे में जानना है। ठीक है, तो एक है जो बोले थे वेबिनार करेंगे, मैं नोट कर लेता हूं, जब वो तैयार होंगे तो मैं करवाऊंगा उसका। एथिकल हैकिंग, हैकिंग मत किया करो, एथिकल हैकिंग तो और खतरनाक है। एथिकल उसमें कुछ नहीं है, हैकिंग ही है। खैर कोई बात नहीं, ये तो मैं मजाक किया, कर सकते हैं। सर आपका नाम अगर? मेरा नाम शिव कुमार है। आप अपर्णा जी से बात कीजिए, उनसे उनके थ्रू टच में रहिए आप। ओके। तो और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आज का बंद करते हैं फिर। तिवारी जी, अखिल जी, सॉरी नॉट अखिल, सुरेंद्र जी, हाँ बंद करते हैं फिर।